हम हर रोज जो कपड़े पहनते हैं, जरा सोचिए, उनमें से ज्यादातर की शुरुआत कहाँ से होती है? एक छोटे से पौधे से। लेकिन ये कोई मामूली पौधा नहीं है, इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। तो आज हम इसी सफेद सोने की असाधारण कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि इसे सफेद सोना कहते क्यों हैं। फिर कपास के पूरे ग्लोबल परिवार से मिलेंगे, देखेंगे कि इसे उगने के लिए कैसा माहौल पसंद है। भारत के अनोखे कपास की दुनिया में एक डुबकी लगाएंगे और आखिर में जमीन के नीचे छिपे सबसे जरूरी राज को समझेंगे, यानी मिट्टी के विज्ञान को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये सफेद सोना है क्या? और यकीन मानिए, इसका काम सिर्फ हमारे कपड़े बनाने तक ही खत्म नहीं होता। ये देखिए, यही है वो मशहूर कपास का कूलर या कॉटन बॉल। वैज्ञानिक इसे गॉसिपियम बुलाते हैं। और ये छोटा सा दिखने वाला पौधा पूरी दुनिया की खेती के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह है। इसके एक नहीं बल्कि कई बड़े काम हैं। और असली कमाल तो ये है, ये पौधा एक तीर से 3 शिकार करता है। पहला तो सब जानते हैं, इसका रेशा, जिसे रेशों का राजा भी कहते हैं, जिससे कपड़े बनते हैं। दूसरा, इसके बीजों से 15 से 25% तक खाने का तेल निकलता है। और तीसरा, तेल निकालने के बाद जो खली बचती है, वो जानवरों के लिए एक बेहतरीन पौष्टिक चारा बन जाती है। और इसकी कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी खेती होती थी, जिसके सबूत हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। हमारे ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है। और फिर भारत से ही ये पूरी दुनिया में फैला, मिस्र से लेकर स्पेन और इटली तक। तो इतिहास तो जान लिया, अब थोड़ा इसके विज्ञान को भी समझते हैं। चलिए, कपास के इस ग्लोबल फैमिली ट्री पर एक नजर डालते हैं और इसकी मुख्य प्रजातियों से मिलते हैं। दुनिया भर में मुख्य तौर पर 4 तरह की कपास उगाई जाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये चारों प्रजातियां दुनिया के अलग अलग कोनों में एक दूसरे से बिल्कुल आजाद विकसित हुईं। इनमें से एक जी हिरसूटम या अपलैंड कॉटन आज दुनिया पर राज करती है। मतलब दुनिया का 90% कपास यही है। अब विज्ञान की भाषा में कहें तो ये प्रजातियां 2 ग्रुप में बटी हैं, पुरानी दुनिया की और नई दुनिया की। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, पुरानी दुनिया वाली कपास, जिसमें 26 क्रोमोसोम होते हैं, वो एक सर्वाइवर है जो मुश्किल हालात झेल जाती है। वहीं नई दुनिया वाली कपास, जिसमें डबल यानी 52 क्रोमोसोम होते हैं, वो एक परफॉर्मर है जो ज्यादा पैदावार और बेहतरीन क्वालिटी का रेशा देती है। तो हमने पौधे को तो समझ लिया, अब ये देखते हैं कि इस पौधे को चाहिए क्या, मतलब इसे उगने के लिए कैसा माहौल पसंद है। सीधी सी बात है, कपास को गर्मी और भरपूर धूप से प्यार है। ये एक ट्रॉपिकल पौधा है। उगाया तो 80 से ज्यादा देशों में जाता है, पर 4 बड़े खिलाड़ी हैं: अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान। पूरी दुनिया की लगभग 85% कपास इन्हीं देशों से आती है। और जब हम गर्मी की बात करते हैं, तो इसका मतलब है लगभग 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान। ये इसके बढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। धूप तो हो गई, अब पानी का क्या? तो देखिए, इसी सालाना लगभग 500 मिलीमीटर बारिश चाहिए होती है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर बारिश फसल के बढ़ने के शुरुआती दौर में ही मिल जाए। और मिट्टी कैसी चाहिए? इसे ऐसी मिट्टी पसंद है जिसमें पानी रुके नहीं, जैसे रेतीली दोमट या काली मिट्टी। और कमाल की बात यह है कि ये मिट्टी के पीएच को लेकर ज्यादा नखरे नहीं करता। 5.5 से 8.5 तक की रेंज में आराम से उग जाता है। और मिट्टी की बात आई है तो भारत से बेहतर केस स्टडी हो ही नहीं सकती। अब आते हैं भारत पर, और भारत की कहानी तो बिल्कुल अलग है। पूरी दुनिया में भारत ही अकेला ऐसा देश है जहां कमर्शियल लेवल पर कपास की चारों प्रजातियां उगाई जाती हैं। ये दिखाता है कि भारत की खेती में कितनी जबरदस्त विविधता और अनुकूलन क्षमता है। और ये सब कोई तुक्के से नहीं हो रहा है, इसके पीछे है विज्ञान और रिसर्च। भारत का केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यानी CICR इस पूरे काम का नेतृत्व करता है। अब जरा भारत के अंदर की विविधता देखिए। उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी है और लगभग पूरी खेती सिंचाई पर निर्भर है। मध्य भारत में काली मिट्टी है, लेकिन सिंचाई सिर्फ 15% है। और दक्षिण में काली और लाल दोनों तरह की मिट्टी है, और यहीं पर वो चारों प्रजातियां उगाई जाती हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। और इस सारी मेहनत का नतीजा, वो तो चौंकाने वाला है।
1947-48 में जहां 1 हेक्टेयर में सिर्फ 81 किलो लिंट पैदा होती थी, वहीं 1999-2000 तक ये आंकड़ा बढ़कर 320 किलो हो गया। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, और ये सब मुमकिन हुआ 1970 के बाद आई हाई यील्डिंग वैरायटीज की वजह से। अभी तक तो हम पौधे और खेती की बातें कर रहे थे, अब चलते हैं असली खेल की तरफ, जमीन के नीचे। चलिए समझते हैं मिट्टी के विज्ञान को, जहां अच्छी फसल का असली राज छपा है। मिट्टी का पीएच, इसे आप पौधे के लिए एक डाइनिंग टेबल की तरह समझ सकते हैं। अगर पीएच सही नहीं है तो पौधे के सामने खाना यानी पोषक तत्व तो होंगे, पर वो उन्हें खा नहीं पाएगा। ये पीएच ही तय करता है कि पौधे को उसका खाना कितनी आसानी से मिलेगा। और कपास के लिए ये सबसे बढ़िया डाइनिंग टेबल सेट होती है 6.0 से 7.0 के पीएच पर। इस रेंज में उसे सारे ज़रूरी पोषक तत्व आसानी से और भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं और फसल एकदम स्वस्थ रहती है। लेकिन यहाँ एक पेच है, हम जो आम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं जैसे यूरिया, वो समय के साथ मिट्टी को एसिडिक बना देते हैं। होता यह है कि जब ये फर्टिलाइजर मिट्टी में जाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन का एक साइड इफेक्ट है एसिड, जो धीरे धीरे मिट्टी के पीएच को गिरा देता है और फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका हल क्या है? यहीं पर आती है स्मार्ट फार्मिंग। कैल्शियम नाइट्रेट आधारित फर्टिलाइजर एक बेहतर विकल्प है। क्यों? क्योंकि ये पौधे को नाइट्रोजन तो देते हैं, पर वो एसिड वाला साइड इफेक्ट नहीं देते। सीधा साधा हिसाब है, मिट्टी का पीएच भी ठीक रहता है और किसानों को बार बार चूना डालने के खर्चे और मेहनत से भी छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं। पहली बात, कपास सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये तेल और चारे का भी पावर हाउस है। दूसरी बात, दुनिया में इसकी 4 मुख्य प्रजातियां हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत। तीसरी, अच्छी फसल के लिए मौसम और मिट्टी का सही बैलेंस बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, असली खेल मिट्टी के स्वास्थ्य का है और सही फर्टिलाइजर का चुनाव गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे इस सफेद सोने की मांग बढ़ती जा रही है, हम पैदावार बढ़ाने और हमारी धरती की मिट्टी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे?